हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक ड्राइवर की रिव्यू वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर का सफ़र ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मुझे गाड़ी लिए। और अगर आप बात करो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने किलोमीटर चल चुकी है और कहाँ कहाँ पे मैंने रन किया, वो सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ओपिनियन मैं आपके सामने ला सकूं। और बात ये है कि देखो, ये कोई रिव्यू वीडियो तो बहुत सारी होंगी, मैं बस इतना बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते थे, क्योंकि 2023 मॉडल भी जैसे आपको पता है कि आ चुका है ना। तो क्या क्या चेंजेस किए जा सकते थे, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं 2023 मॉडल में। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा मेजर हाइलाइट्स जो होंगे उस गाड़ी के। मतलब ट्राइबर 2023 जो BS6 स्टेज 2 आ रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ और दी हैं कंपनी ने, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को मैं 4 से 5 हिस्से में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले एक्सटीरियर कैसा है, लुक कैसा है, एक्सटीरियर में और क्या क्या चेंजेस कर सकती है कंपनी और कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये एक परफेक्ट गाड़ी है, इसमें कोई कमियां नहीं है। कमियां होती हैं 6 लाख की ऑल्टो से लेके 45 लाख के फॉर्च्यूनर तक, है ना। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, तो ये भी नहीं है, इसमें भी कमियां हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सटीरियर की बात करूंगा, उसमें लुक्स कैसा है, क्या क्या और अपग्रेड हो सकते थे, और 2023 मॉडल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था रेनो कंपनी से, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम आएंगे इंटीरियर पे, स्पेस मैनेजमेंट कैसा है, क्लस्टर कैसा है, और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती थी इंटीरियर में, वो भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे इनको लेके, हम उस पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरी गाड़ी की एक्चुअली में 2 सर्विसेज हो चुकी हैं, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आई और मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा रेनो में, जो कि सबसे मेजर होता है। क्योंकि जब आप कोई कंपनी की गाड़ी खरीदते हो तो सेल्स तो एक बार होता है, वन टाइम होता है, उसके बाद सर्विसेज आपको हमेशा करानी होती हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं इस गाड़ी के साथ। और उम्मीद करते हैं कि लो पावर है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये गाड़ी अंडर पावर है, इसका भी मैं जवाब दूंगा। और किसे ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो किसे ऑटोमेटिक लेनी चाहिए और किसे मैनुअल लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ मेरा वीडियो रहेगा। और एंड में मैं कंक्लूजन रखूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किसे इस कार को लेना चाहिए और किसे इस कार को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर के साथ। तो अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो फ्रंट प्रोफाइल में कुछ ऐसा व्यू आता है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो हनीकॉम ग्रिल है, ऊपर भी ग्रिल है, यहाँ पे आपको हाइलोजन दिए हुए हैं बल्ब। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पे हाइलोजन सेटअप है पूरा। यहाँ पे अगर आपका टॉप मॉडल है तो एक तरीके से फॉग लैम्प भी देते हैं, ऐसे लाइन करके जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सेम मतलब यही है। तो कुछ ऐसा है। और मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊँ तो ये बेसिकली है लिमिटेड एडिशन AMT। ठीक है, ऑटोमेटिक है, इसका इंजन है 999 सीसी जो 72 PS और 96 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इसमें जो टायर हैं वो आपको 165 mm के मिलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूं तो बैक प्रोफाइल से ये कुछ इस तरह दिखती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि 7 सीट को उठा के अगर आपको ये गाड़ी चलानी है तो आप इसमें लगेज नहीं रख सकते, अटैची नहीं रख सकते। उसके लिए आपको लास्ट की जो 2 रो हैं वो गिरानी पड़ेंगी। ठीक है, और ऊपर से सबसे अच्छी बात है कि ये ड्यूल टोन है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है सीडर ब्राउन कलर की गाड़ी है।
ठीक है। इसके साथ ही इसका जो रूफ टॉप है वो बेसिकली ब्लैक कलर का है। अगर आप टॉप मॉडल में जाते तो इसके लिए आपको 18,000 रुपये और देने पड़ते ड्यूल टोन कलर के लिए, जो मुझे मिल गया। इसके अलावा मुझे और क्या क्या ऑप्शन मिला था लिमिटेड एडिशन में, जो कि 2023 मॉडल से बंद है, अब तो नॉर्मल आता है। और इसमें कैसा क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो इसे लिमिटेड एडिशन बनाते हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। ठीक है, 2023 मॉडल में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, सबसे पहले तो इसके हेडलाइट्स। ये कंप्लेन बहुत लोगों से सुनी है मैंने, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा जिसमें मैंने हिल्स पे नाइट ड्राइविंग की है। आप मान सकते हो कि लाइट नहीं थी बिल्कुल वहाँ पे। ऐसा नहीं कि लाइट का थ्रो कम है, बट इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे इन्होंने काइगर में टॉप मॉडल में दिया था कि प्योर विजन करके इन्होंने LED सेटअप दिया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट टॉप मॉडल में ये चीज़ देनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे सबसे ख़राब बात लगती है इस गाड़ी की, वो है इसके टायर। इसके टायर देख रहे हो आप, 165 mm। मतलब गाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, 7 सीटर आप इसको बोलते हो। ठीक है, सब 4 मीटर में इस गाड़ी को आप रखते हो, और अगर आप टायर की प्रोफाइल करो, ऐसे लगता है जैसे ऑटो के टायर लगे हैं। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जो इनका टॉप मॉडल है उसमें इन्होंने 185 दिए हुए, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको ये चीज़ स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए थी कि 185 mm के जो टायर हैं वो इनको यहाँ पे देने चाहिए थे। ये एक्चुअली में देखो तो व्हील कवर है, ऐसा नहीं है कि ये एलॉय व्हील्स हैं। ठीक है, टॉप मॉडल में एलॉय व्हील्स आते हैं, तो ये सबसे एक मुझे अजीब बात लगी। इससे थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ सकती थी। ये देख रहे हैं टायर, ऐसा लगता है जैसे क्या है, इतनी बड़ी गाड़ी अगर कोई देखे इसको साइड से या सामने से या बैक से, तो उसे लगेगा कि कितनी बड़ी गाड़ी। और टायर सेटअप देखो 165 mm के, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कुछ इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो सकती थी, बट शायद उनको ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल, ये सब चीज़ें तब काम आती है जब आपकी स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी तब होती है जब आपके टायर में चौड़ाई हो। आपके टायर 165 mm के, आप उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दे दो, हिल होल्ड कंट्रोल दे दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये है मेरा कुछ रिव्यू जो एक्सटीरियर में है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है। ये मैंने एंटीना हटा दिया था क्योंकि आपको पता होगा मैं बेसिकली जो पार्किंग करता हूँ वो करता हूँ बेसमेंट में, तो इतना लंबा एंटीना है, उसको छोटा करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सार्क फिन ऑप्शन आने लगे हैं, बट अभी इस पे ट्राइबर पे इन्होंने नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसकी जो डिलीवरी मैंने ली थी वो ली थी 4 अप्रैल 2022 को। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तभी मैं ये चाह रहा था, और 1 साल में मैंने अच्छे से ड्राइव किया है इस गाड़ी को, तो मैं चाह रहा था कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक्सटीरियर में फ़िट एंड फिनिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये देखो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिट नहीं है प्रॉपर। यहाँ आप देख सकते हो, ये देख सो, ये ऐसा नहीं कि गाड़ी कहीं भिड़ी है, बट ये इनकी फ़िट एंड फिनिश का डिफेक्ट जो आप देख सकते हो गाड़ी में है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, एंड आई होप कि 2023 में एटलीस्ट कम से कम ये सब चीज़ें तो इन्होंने कवर की होंगी। तो ये मेरा कुछ आपको बताऊं तो एक्सटीरियर से लुक है, और जो मेरे को लगा कि चेंजेस होने चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इंटीरियर में, और इसके इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रिप ए में 178 किलोमीटर जो अभी तक मैंने रन किया है मार्च में वो है। ठीक है, 10.5 का फ्यूल यूज़ हो चुका है, जिसमें AC भी चला है गाड़ी में। ठीक है, उसके बाद एवरेज जो आया है वो 16.9 का आया है, जो कि सिटी और हाईवे मिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ सिटी का माइलेज है या फिर ये सिर्फ हाईवे का माइलेज है, ये मिक्स है। ठीक है, इसके अलावा एवरेज स्पीड मेंटेन करता हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट नहीं चलाता। 90 to
80 to 90 मैक्सिमम मेरा अप्रोच रहता है, जिस तरह का यहाँ पे कंडीशन है उस तरीके से, ठीक है। इंडियन रोड्स की आप हालत जानते हो, ज़्यादा स्पीड में यहाँ चलाना अपने ज़िंदगी के लिए घातक हो सकता है और साथ में सामने वाले के लिए, ठीक है। टोटल जो आप किलोमीटर देखोगे ये यहाँ पे वो है 12,846 किलोमीटर। अब 12,846 किलोमीटर जो मैंने आपको दिखाया है ये बेसिकली मेरा पूरा एनुअल रन रहा है, जिसमें मैं साल भर मैंने रन किया, ठीक है। तो इसमें आप मान सकते हो कि ये टोटल जिसमें मेरा हाईवे रन रहा है, हिल्स पे भी गया हूँ मैं इस गाड़ी को लेके, मसूरी नैनीताल में जा चुका हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आप AMT गाड़ी चला रहे हैं, AMT, तो फिर आपको कैसे चलानी है गाड़ी हिल्स पे वो भी मैं बताऊंगा। और चलिए सबसे पहले इंटीरियर की बात करते हैं। तो इंटीरियर कुछ ऐसा है, वहाँ पे साइड में एक आप देख सकते हो AC वेंट, सेंटर में AC वेंट, और ये यहाँ पे एक ड्राइवर साइड AC वेंट है। इसके अलावा अगर मैं पीछे का आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से व्यू है। स्पेस मैनेजमेंट सच में गाड़ी में बहुत अच्छी है। मैं आर्टिगा में बैठ चुका हूं, बट जो सबसे लास्ट रो है वहां पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है आर्टिगा में, जो कि इस गाड़ी में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक टच पैनल दिया हुआ है इन्होंने, और आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं स्टीयरिंग पे, जिसमें आप कॉल पिकअप कर सकते हो, ठीक है। मीडिया का पूरा नेविगेशन सिस्टम आपका लेफ्ट में है, कॉल्स का यहाँ पे राइट में है। एक जो चीज़ मेरे को मिसिंग थी इस गाड़ी में वो ये कि इन्होंने काइगर के टॉप मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल दिया है, अगर आपको पता होगा तो। बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेम इंजन है, सब कुछ सेम है, इनको एटलीस्ट ट्राइबर में भी कम से कम 2000, जब आप रेट बढ़ा रहे हो और फैसिलिटी दे रहे हो तो क्रूज़ कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हो सकता है कि ट्राइबर के 2023 मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल हो, अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हो सकता है मैं गलत हूं। बट जहां तक मुझे पता है कि ट्राइबर के टॉप मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल कहीं भी। इसके साथ ये कुछ क्लस्टर कंट्रोल है, जिसमें न्यूट्रल है, इंडिकेटर्स हैं, और फ्यूल, टेम्परेचर गेज, ये है RPM मीटर आपके लेफ़्ट में, ठीक है। ये आपका एवरेज स्पीड बताता है, ये आपका इंजन चेक, ये आपका टेम्परेचर, ये फ्यूल का पूरा, ठीक है। और ये इसके अलावा अब मैं बताता हूँ इंटीरियर में फिट एंड फिनिश का इनके साथ बहुत पंगा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये बेसिकली निकल गया था, ठीक है। इसको मैंने जैसे तैसे दबा के इसको मैंने सेट किया। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है पूरे में, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, बट क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर को और अच्छा बना सकते थे। पियानो फिनिश के साथ है ये, ठीक है। इसके साथ जो मुझे नहीं अच्छा लगा वो है ये कहने को टच स्क्रीन है, लेकिन इतना ज़्यादा ये लैगी है और इतना इसका रिस्पॉन्स स्लो है कि कभी कभी लगता है कि यार मोबाइल में ही नेविगेशन चला लो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है यहाँ पे, कि इसमें भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहिए। बहुत कुछ आ रहा है, आप अपडेट कर सकते हो, तो इसे भी करें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ दिखाऊं ड्राइवर साइड पे, तो ये बेसिकली आपके जो ORVMs हैं इनको सेट करने के लिए हैं। लेफ़्ट आप जॉयस्टिक, जैसे मैं पहले राइट का दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया राइट में, और अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ऐसे करूं तो ये देखो ये मूव होता है। लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हो आप अपने हिसाब से, अप डाउन, और वापस इसको लॉक पोर्ट पे सेट कर दो, ताकि जो भी आपने सेटिंग की है वो आपके हाथ लगने से चेंज ना हो। ये है चाइल्ड लॉक बोले तो विंडो लॉक सिस्टम पीछे के लिए। मान लो बच्चे बैठे हैं और किसी वजह से उनसे ये बटन दब गया तो शीशा नीचे हो सकता है, तो ये अगर आप बटन दबा देंगे ये वाला, तो वो बटन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे और वो चाह के भी विंडो को नहीं कर सकते नीचे। वो सिर्फ ऑपरेट कर सकता है ड्राइवर, ठीक है। अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ये 4 पावर विंडोज़ हैं, 2 आगे 2 पीछे, सेम को ड्राइवर के साइड है।
पीछे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इस तरफ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इस तरफ भी है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ पिलर पे, सेकंड रो के लिए पिलर पे एसी वेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप थर्ड रो में हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एसी वेंट्स दिए हुए हैं। इसका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे है। इसमें 3 है, 1 2 3 सबसे पावरफुल मोड है जिसमें आपका एसी उसके अलावा इसमें इन्होंने, आप देखोगे ड्यूल कलर है, लाइट और डार्क के साथ है। इंटीरियर इनका लाइट में है। और यहाँ पे आप देखोगे कि सीट कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही इन्होंने ऐसा सेटअप किया है कि दिखने में अच्छा लगता है। और पीछे की रो भी आप देख सकते हो कैसा है। तो कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश थोड़ा सा इंटीरियर में भी अच्छा कर सकते। 2 ग्लव बॉक्स दिए हैं। देखो, एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि 8 से 9 लाख के बीच की गाड़ी में ये ऑप्शन होता है कि नहीं, मुझे पर्सनली पसंद आया। वो है ये कोल्ड ग्लव बॉक्स। इसमें पानी की बोतलें रख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ से एसी चलता है ना, तो ये पूरा ठंडा होता है। आर्टिगा में ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे आप 2 कप रख सकते हो और उस कप पे नीचे से हवा आती रहती है, जो कि मुझे लगता है होना ना होना बेकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप है कि एयर उसमें बनी रहेगी और आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, छोटी बोतलें या फिर पानी की छोटी बोतलें हो गई, वो आप इसमें रख सकते हो। तो ये मुझे एक सबसे अलग और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, जो शायद और भी गाड़ियों में हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक पता है ऐसा क्लोज नहीं होगा। ओपन तो है, ये तो मुझे पता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसा रहा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ। तो मैंने इसको हाईवे पे चलाया है और हाईवे पे ये अच्छा चलती है। अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह का इसका इंजन है 1000 सीसी का, इसको आप 80 से 90 के बीच में चलाएं, आपको आई एम श्योर अच्छा एवरेज मिलेगा। अगर आप इसको 90 से ऊपर भगाएंगे तो आपको एवरेज नहीं मिलेगा। एवरेज इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या स्पीड में चल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। मेन जो एवरेज मेंटेन करने का तरीका होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ वेट जो आप गाड़ी में लेके चल रहे हो, प्लस आपका कितने स्पीड पे चल रहे हो, है ना। ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है एक अच्छा एवरेज पाने का। तो मैं आपको बताऊं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं, ठीक है। मुझे जो इस गाड़ी पे मैक्सिमम एवरेज मिला है वो मिला है 23 किलोमीटर पर लीटर। जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्राइबर में एवरेज नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया कि 16.7 या 16.9 का तो अभी है, ठीक है, जिसमें एसी चला है। जब मेरे को ये 23 का मिला था, 23, मैं खुद शॉक हो गया था। उस समय मैंने जो स्पीड मेंटेन करी थी वो मैंने मेंटेन करी थी 80 से 85 के बीच, ठीक है, क्योंकि वो एक डिसेंट स्पीड थी। जिस हाईवे पे मैं चल रहा था वो इससे ज़्यादा चलने लायक भी नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, जो मुझे सबसे वर्स्ट एवरेज इसका मिला है वो मिला है सिटी में, जो कि है ऑलमोस्ट 10 से 11। मैं तो एक बार शॉक्ड हो गया था। गर्मी थी, एसी चल रही थी, 2 से 3 लोग थे गाड़ी में, तो वहाँ पे भी एवरेज बहुत ड्रॉप हुआ था। सिटी में मुझे लगता है गाड़ियाँ को एवरेज ड्रॉप होता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बेसिकली मैंने ये गाड़ी रेनो पड़पड़गंज से ख़रीदी थी। जो सेल्स एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। मैंने जब बुक करी ये गाड़ी तो उसके विद इन 1 मंथ या आप कह सकते हो 45 डेज़ में मुझे डिलीवरी मिल गई थी, ठीक है। मैंने फरवरी में बुक करी थी और मुझे अप्रैल में मिल गई थी ये गाड़ी, है ना। जैसे मैंने बताया थी 4 अप्रैल को 2022 में मैंने इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर्विस कैसी है। भाई, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने पैसे लगा दिए, अब सर्विस तो आपको कराना है।
तो मेरा जो पहला सर्विस था, मैं बताता हूँ कि ये लोग कैसे आपको गुमराह भी करते हैं, मैं दिखाता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़राब चीज़ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ सर्विस वो चीज़ वो सेल्स के साथ दे सकते थे, जो कि प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट था, वेरी मच इम्पॉर्टेंट था, बट उन्होंने उसको सर्विस में रखा। शायद अब उनका जो भी कॉन्सेप्ट हो मुझे नहीं पता। तो जब मैंने गाड़ी फर्स्ट सर्विस में दी, तो मेरे पास वहाँ के जो मैंने सर्विस में दी है साईबाबा रेनो में, वहाँ से फ़ोन आया कि सर बेसिकली आपका जो नीचे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड दो, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो ये आप नीचे देख रहे हो प्लेट लगी है, ये प्लेट है इंजन को बचाने के लिए, इंजन की सेफ्टी के लिए प्लेट लगी है, जो पहले नहीं लगी थी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि इंजन बे के नीचे एक प्लेट लगी है लोहे की, जो क्या करती है, आपके इंजन को नीचे जो स्टोन होते हैं, आप जैसे हाईवे पे चल रहे हो या कैसी भी रोड पे चल रहे हो, कोई पत्थर उछलता है और वो लग सकता है, आपके इंजन में नुकसान हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए वो लोहे की प्लेट थी। अब हुआ ये कि आपको जैसे पता है फर्स्ट सर्विस बोलते फ्री है, ठीक है, बट फ्री कुछ नहीं होता, ठीक है, बस लेबर कॉस्टिंग हटा के बाकी अगर कोई भी आप पार्ट लगवाते हो या कुछ भी चेंज होता है वो आपका इंक्लूड होता है, ये मुझे साफ बोल दिया गया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये प्लेट पहले नहीं थी, जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी नहीं थी, जब मैंने सर्विस में दी तब उन्होंने बोला कि सर आपके इंजन प्रोटेक्शन के लिए हम नीचे एक प्लेट लगा सकते हैं, मतलब लगाना आपको ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो, नहीं अब यार आप 8 से 9 लाख या उससे भी ज़्यादा की गाड़ी खरीद रहे हो, आप 3000 के प्लेट के लिए मुझे तो नहीं लगता मना करोगे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि हाँ भाई, अब वो ऐसा बताएंगे कि सर आपके इंजन में लॉस हो सकता है, इंजन डैमेज हो सकता है, किसी तरीके का मेजर डैमेज हो सकता है, कोई ईंटा पत्थर आपके गाड़ी के नीचे आ गया और इंजन बे से टकरा गया तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। बट अब दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने जो सॉल्यूशन बताया वो तब बताया जब गाड़ी सर्विस में गई, ठीक है। तो ये भी मुझे एक अजीब सा लगा कि यार ये चीज़ आप सेल्स में रख सकते थे, देखो पैसे तो आप वहाँ भी बना रहे हो, ठीक है, और शोरूम वाले हमेशा ये चाहते हैं कि सर्विस हमारे यहाँ ही हो, तो ये ऑप्शन आप एसेसरीज में दे सकते थे, ताकि अब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस होती है 1000 2000 पे, ठीक है, जो भी होती है, अब उस 1000 में ही अगर मान लो कोई डैमेज हो गया, कहीं गाड़ी नीचे से छू गई है, कुछ भी डैमेज हो गया, तो बेवकूफ़ी है वो, आपने उसको सर्विस में रखा, ये कोई लॉजिक नहीं था। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, ये तो इंजन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी, इसको लगाओ, मैंने लगवा दिया। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, फर्स्ट सर्विस जो थी, ठीक है। एक यही चीज़ मुझे जो थोड़ी सी अजीब लगी, जो ये सिक्योरिटी प्लेट वाला कॉन्सेप्ट था इंजन वाला, इसके अलावा दो एक वो हो चुके हैं इसके, ठीक है। पहला जो हुआ था वो 2000 किलोमीटर पे हुआ था सर्विस, और दूसरा जो हुआ 10,000 किलोमीटर पे, 12,800 कुछ किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। फर्स्ट जो सर्विस हुई उसमें उनके बंदे आए, कुछ कराना होता नहीं है उसमें, ना इंजन ऑयल चेंज होता है ना कुछ होता है। फर्स्ट सर्विस उन्होंने अच्छी करी। सेकंड सर्विस में जब गाड़ी गई तो इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, एयर फिल्टर जो एसी का होता है वो भी चेंज हुआ, ठीक है। एसी फिल्टर बोल सकते हैं, एयर फिल्टर नहीं, एसी फिल्टर जो था वो चेंज हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से, और मैंने उनसे सेकंड सर्विस में मैं जा नहीं पाया, तो मैंने उनसे ये बोला कि सर आप मुझे ना वीडियो बना के भेज देना कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हो। उन्होंने सेकंड सर्विस में भी पिक एंड ड्रॉप करा था, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, रेनो साहिबाबाद जहाँ मैं सर्विस कराता हूँ, ठीक है, उनकी ये कॉन्सेप्ट, वो चाहते तो मना कर देते, पहले उन्होंने बोला सर मैं पूछ के बताता हूँ कि ये पॉसिबल है नहीं, वीडियो बना सकते हैं नहीं। मैंने कहा देखो सर, गाड़ी की सर्विस मेरी हो रही है, जब ओनर ही बोल रहा है कि वीडियो बना के भेज दो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला ठीक है सर मैं बना दूँ। उन्होंने मुझे वीडियो बनाया इंजन ऑयल चेंज करते हुए, एयर फिल्टर लगाते हुए, मैं बार बार एयर फिल्टर बोल रहा हूँ, सॉरी, एसी फिल्टर जो था वो चेंज किया इन्होंने।
उसके अलावा जब फर्स्ट सर्विस में नीचे ये जो आप देख रहे हो ना प्लेट जो इंजन को सेव करती है, वो जब प्लेट लगी तो उसका भी उन्होंने पहले फ़ोटो भेजी। मैंने कहा आप फ़ोटो भेज दो मुझे कि पहले अभी कैसे दिख रही है और प्लेट लगने के बाद कैसे दिख रही है। तो उन्होंने वो भी किया, उसके लिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। अब इस गाड़ी का एक्सपीरियंस पहाड़ों पे कैसा है? गियर इसमें बहुत शॉर्ट है। देखो मैनुअल में क्या होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप जैसे चाहो वैसे जब चाहो तब क्लच दबा के गियर चेंज कर सकते हो। बट ऑटोमेटिक में क्या होता है कि ये एक पैटर्न पे सेट कर देते हैं, कि आरपीएम पे सेट कर देते हैं कि जैसे ही इतने आरपीएम पे जाए गियर जो है वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम मेरे को तब आई जब मैं यमुना एक्सेस वे पे चला रहा था और अब मैं ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, उसने बीच में ही गियर अप कर दिया। मैं मतलब मैं नहीं चाहता था कि गियर बढ़े, मैं चाहता था एक बार ट्रक ओवरटेक हो जाए उसके बाद गियर उतरे या चढ़े जो भी है। बट इसने क्या, अब मैं आधे में हूँ, ट्रक ऐसे है मेरे लेफ्ट में, ठीक है, मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, उसने खट से गाड़ी एकदम लो ली और उसके बाद गियर चढ़ाया और फिर चलने लगी। तो ये चीज़ मुझे सही सबसे ख़राब लगी कि यार अब मैं मान लो मुझे क्विक ओवरटेक करना है तो पॉसिबल है? क्विक ओवरटेक तो इस गाड़ी के साथ पॉसिबल ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क लो, पावर है कम, अगर आप सच सुनना चाहते हो तो सुनो, पावर कम है। बट ठीक है, बड़ी गाड़ियों से कंपेयर नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आर्टिगा वगैरह और मारुति की गाड़ियां छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करनी, मैं उस कंपनी को कंसीडर ही नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको हाईवे पे ओवरटेक करना है इस गाड़ी को, ठीक है, तो आपको मैनुअली कंट्रोल लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको ड्राइव मोड पे डाल के लेफ्ट करोगे तो प्लस माइनस होता है। प्लस मतलब गियर चढ़ता है, एक बार नीचे करोगे तो गियर चढ़ेगा, एक बार ऊपर करोगे तो गियर उतरेगा। ठीक है, तो वो कंट्रोल ले लो। हिल्स पे मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको मैनुअल ही चलाना पड़ेगा, एएमटी के भरोसे मत रहना। गाड़ी आपकी चढ़ रही है, ये बीच में गाड़ी पूरी रोक के गियर चढ़ाने उतारने लगेगा, मतलब भिड़ जाओगे आप, नहीं भी चाहोगे ना, क्योंकि मैं बेसमेंट से जब गाड़ी चढ़ाता हूँ ना, ड्राइव मोड पे रखता हूँ, ठीक है, गियर अब मतलब आप ये मान के चलो कि अंडर ग्राउंड में आप कितना स्पीड कर लेते हो, उसमें ये तीसरी गियर पे चली जाती गाड़ी। ठीक है, मुझे नहीं पता किस हिसाब से गियर इसके सेट किए गए हैं। अब जब इंक्लाइन मतलब मैं बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करता हूँ तो इसके गियर, अब चढ़ रहा हूँ बीच में रुक गई गाड़ी, गियर नीचे आया, आरपीएम बढ़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हुई। सबसे वाहियात कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है इनका गियर का, जो कि बहुत ही गंदा है। तो मैं वहाँ पे भी मैनुअली जब गाड़ी चढ़ाता हूँ बेसमेंट से ऊपर, मैनुअली चढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, एएमटी किसको लेना चाहिए और मैनुअल किसको लेना चाहिए, और क्या ये एक सच में 7 सीटर है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की। ठीक है, कंक्लूजन में गाड़ी ठीक है, आप जिस प्राइस रेट, ये भी आप देखो आप किस प्राइस रेट में जा रहे हो। ठीक है, 7 से 8 लाख में, या मैं कह दूं चलो 9 लाख में। ठीक है, मुझे जो गाड़ी पड़ी वो पड़ी थी 8,70,000 ऑन रोड। ठीक है, मेरा बजट था, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी थी, मैंने ये पहले डिसाइड कर रखा था कि मेरा बजट 9 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरा बजट यही था। अब एएमटी मैंने क्यों ली और मैं किसको रेकमेंड करता हूँ? अगर आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं, आप एएमटी के साथ जा सकते हैं। मतलब आपका आप ये बोल सकते हो कि हाईवे पे भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप एएमटी के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हिल्स पे हो, पहाड़ों पे आप रहते हो और आप वहाँ ट्राइबर लेना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी खड़ी हो जाएगी, चढ़ेगी ही नहीं। मैं चला चुका हूँ, 5 लोगों को बिठा के भी चलाया मैंने इसमें। ठीक है, तो गाड़ी नो डाउट आपको इंजन पे लोड देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पावर कम है, इंजन पे लोड देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप हिल्स पे रह रहे हो, एएमटी के लिए मत जाओ, मैनुअल के लिए जाओ, कंट्रोल्स अपने हाथ में होते हैं। मैंने एएमटी इसलिए लिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम सिटी ड्राइव करना होता है। दिल्ली एनसीआर में तो आप जानते हो कितनी भसड़ होती है, तो उसके बचने के लिए मैं
AMT के साथ जाता हूँ, ठीक है। अब क्या ये 7 सीटर है? ये प्योर 7 सीटर नहीं है। हाईवे पे आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, बट हिल्स पे नो वे, ट्राई भी मत करना। जा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं, मैं लैंसडाउन की एक वीडियो में जो मैंने अपलोड करी थी, लैंसडाउन में मैं चढ़ने लगा। अब दिन में क्या होता है, गर्मी होती है, मैंने AC चलाया, गाड़ी ने पावर ड्रॉप कर दिया। अब AC क्यों चलाया? क्योंकि दिन में गर्मी हो रही थी यार। अब चारों शीशे चढ़े, या तो शीशे उतारो, ठीक है। अब इतनी धूल मिट्टी थी, इतनी वो थी, मैंने शीशे उतारने से अच्छा सोचा कि चलो AC चालू कर लेते। पावर ही नहीं आ रही थी गाड़ी में, बिल्कुल भी पावर नहीं आ रही। तो 72 PS है, ओके है मेरे लिए। देखो, मुझे अगर आप अपनी किसी हाई पावर गाड़ी से, ठीक है, नो डाउट मारुति की गाड़ियों में क्वालिटी नहीं होती है, एकदम ज़ीरो वाहियात गाड़ियां होती हैं, लेकिन जो उनका इंजन होता है, जो उनका पावर होता है, वो किसी भी गाड़ी से मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप मारुति नहीं, मतलब और भी सारी कंपनी, अगर आप किसी हाई एंड गाड़ी जिसका पावर अच्छा खासा है उससे ट्राइबर पे शिफ्ट हो रहे हो, मत होना, नेवर। हाँ, आप ये है कि आपके पास छोटी गाड़ी है, ऑल्टो, सिलेरियो जैसी काम चलाऊ गाड़ियाँ, उनसे अगर आप अपग्रेड होना चाह रहे हो तो भी आप और गाड़ियों के साथ जा सकते हो, बट ट्राइबर के साथ ओकेशनली 7 सीटर है। पहले तो ये मानो, ये मतलब प्योर 7 सीटर नहीं है। कि आपको कभी ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि 5 से ज़्यादा लोग हैं, 2 से 3 लोग, तो आप बिठा सकते हो, आपको मना नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसमें तो 5 लोग ही बैठ सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा कैसे बिठाऊं। तो उसका सोल्यूशन तो है ये गाड़ी, लेकिन प्योर 7 सीटर नहीं है, ठीक है। और अगर आप बिठा लोगे तो बस ये होगा कि आपको ना बहुत इंजन पे लोड देना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाओ। तो ये कुछ मेरा कंक्लूजन था इस गाड़ी को लेके, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप कि कंपनी इन चीज़ों को सुने। जो मेजर चेंजेस मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, इसका हेडलाइट बहुत बेकार है। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि 2023 में एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट लेके आएंगे LED वाला, जो नहीं लेकर आए, ठीक है। जबकि इनके काइगर के टॉप मॉडल में इन्होंने LED का कॉन्सेप्ट दिया है। तो मुझे नहीं पता ये क्या करना चाह रहे हैं, और इसको क्यों इतना, जब आप अपनी गाड़ी को इतना शो कर रहे हो कि ये भाई ये 7 सीटर है, तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड करो। अब 2023 मॉडल में जो अभी तक मुझे पता चला है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल कंट्रोल है। हिल होल कंट्रोल का तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं भी था, मतलब ठीक है। अब कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जब हिल होल्ड कंट्रोल नहीं था, तब भी क्या लोग चलाते नहीं थे क्या? आप मानोगे नहीं, मैंने 4 धाम यात्रा जो अपने फैमिली के साथ की थी, आज से मुझे लगता है 10 साल पहले की होगी, 10-11 साल पहले। तब टोयोटा की गाड़ी आती थी क्वालिस, उसमें किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी कहीं जा नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा अंडर पावर है, ये किसी लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। बट हाँ, ये है कि आपको बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। ना चलाने वाले फॉर्च्यूनर भी नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है, और चलाने वाले तो कहीं भी गाड़ी को ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना ना, लॉर्ड एल्टो, ओ माय गॉड, मतलब कितना हाइप बना रखा है उस गाड़ी का, कि ज़बरदस्ती का हाइप बना रखा है। बट चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं मारुति की गाड़ियों को प्रेफर नहीं करता, मेरे अपने रीजंस हैं। आई एम सॉरी, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, डिसएग्री नहीं कर रहा, कोई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। और एक जो इसमें अच्छी बात और है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, बस मैं इसको एंड करता हूँ। इसमें 4 एयर बैग का कॉन्सेप्ट है। 8,70,000 की गाड़ी में 4 एयर बैग का कॉन्सेप्ट, मेरे को लिमिटेड एडिशन चूज करने का सबसे बड़ा रीजन था 4 एयर बैग कॉन्सेप्ट, जो कि इनके सिर्फ टॉप मॉडल में। और मुझे नहीं लगता कि 10 लाख के नीचे कोई गाड़ी होगी जिसमें 4 एयर बैग का कॉन्सेप्ट होगा, बट इसमें है। और इनके जो RXZ जो इनका टॉप मॉडल है, ट्राइबर और काइगर, उसमें भी है। 4 स्टार रेटिंग है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है,
ठीक है, तो ये है। अब अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए लाऊंगा बोनेट टेस्ट। बोनेट टेस्ट आपको पता है क्या होता है, ठीक है, आवाज़ से बहुत लोग समझ जाते हैं। और उसके अलावा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आप ड्राइवर के साथ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अंडर पावर गाड़ी है, किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुद चला रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 8 लोगों को भी बिठाया है इस गाड़ी में, सिटी में चलाया है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं गया था, 10-20 किलोमीटर सिटी में ही था, बट मुझे ठीक लगा। तो आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, आप काइगर के साथ भी जा सकते हैं। तो यही था मेरा कुछ। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और आई होप कि कंपनियां सुने, रेनो सुने, थोड़ा सा टायर और थोड़ा सा हेडलाइट पे भी ध्यान दे। भाई थोड़ा सा पैसा बढ़ा लो यार, वैसे भी आप इतने फीचर दे रहे हो तो पैसा तो बढ़ा ही रहे हो, तो थोड़े पैसे और बढ़ा लो। और इसमें जैसे आपके टॉप मॉडल में था 185 mm, मतलब स्टैंडर्ड कर दो कि हर मॉडल में 185 mm के टायर हों, और लाइट्स प्लीज़, और स्क्रीन। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को एंड करता हूँ। और ठीक है, तो सेफ ड्राइविंग करें। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट पहने। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं। तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करता हूँ। गुड बाय, बी हैप्पी, स्टे सेफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।